एक एम्प्लॉई को अगर सैलरी मिल रही है और सैलरी के साथ उनको कुछ बेनिफिट्स भी अवेलेबल है, तो उन बेनिफिट को ऐड करने के बाद टैक्स को किस तरीके से कैलकुलेट करना है और बाद में एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न के लिए हमने कैलकुलेशन कैसे करनी है। आज के इस लेक्चर में एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है जिसके अंदर मैक्सिमम पॉइंट्स हम क्लियर करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि सबको ऐड करने के बाद इनकम के ऊपर जो टैक्स अप्लाई करना है वो किस तरीके से टैक्स ने कैलकुलेट होना है और क्या क्या डिडक्शन हमारे पास अवेलेबल है। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस, मैं हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन मैंने ड्रा किया है। क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स पेएबल बाय मिस्टर जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टैक्स ईयर 20x8, यानी कि कोई भी एक टैक्स ईयर है उसके अगेंस्ट हमें एक मिस्टर जेड की कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। क्या इन्फॉर्मेशन है कि मिस्टर जेड बेसिक सैलरी ले रहे हैं, वो है 1.4 मिलियन। उसके बाद कुछ अलाउंसेज हैं जो उनके उनके पास अवेलेबल है, वो है 1,44,000। फिर आता है अकोमोडेशन फैसिलिटी, ये हमने डिस्कस किया कि 40% ऑफ बेसिक सैलरी हम लेंगे और उसके बाद ये जो पार्ट है ये भी क्या हो जाएगा, टैक्सीबल हो जाएगा। फिर आता है उनको कुछ बोनस भी मिला है, 2,40,000 रुपये का कन्वेंस अलाउंस मिला है, 1,44,000 रुपये का LFA है यानी कि जो लीव फेयर असिस्टेंट, ये भी एक तरह का अलाउंस होता है, वो भी उनको 2,04,000 रुपया मिला है। लंच अलाउंस उनको मिला है 1,08,000 रुपया। ओवर टाइम कुछ स्पेशल उनका अप्रूवल हुआ है 69,000 का। इनकैशमेंट अगेंस्ट अनअवेल्ड लीव, ये लीव इनकैशमेंट है जो स्टूडेंट प्रॉपर क्लासेस लेते हैं, हम सारी चीज़ें स्टडी कर चुके हैं। 97,500 उनको रिसीव हुआ है। उसके बाद आता है ही रिसीव मेडिकल अलाउंस ऑफ 1,35,000। ही आल्सो रिसीव रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ 1,95,000 एज पर पॉलिसी फॉर विच ही हैज़ प्रॉपर रिसीव्ड विद एंटीएन ऑफ द मेडिकल प्रैक्टिशनर। ये हमने स्टडी किया है कि अगर फॉर एग्जांपल हमें मेडिकल अलाउंस भी रिसीव हो रहे हैं और साथ ही रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस हो रहे हैं, ये दो सिनेरियो है, मेडिकल अलाउंस भी मिल रहा है और रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस भी है। तो अगर वो प्रॉपर जो प्रैक्टिशनर है उनका प्रॉपर एंटीएन वगैरह पूरा बिल हमारे पास अवेलेबल है, तो फिर हम ये जो 1,95,000 होगा ये एग्जम्प्ट हो जाएगा। अभी हम कैलकुलेशन करते हैं, जस्ट एक ओवर रिव्यू है, पूरा क्वेश्चन हम स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद वन बाई वन ईच स्टेप को हम अभी डिस्कस करेंगे। फिर आता है ही पेड डोनेशन ऑफ 81,000 थ्रू बैंकिंग चैनल टू द हॉस्पिटल इन कराची। अब हमने डिस्कस किया हुआ है कि रिबेट्स के केस में अगर थ्रू प्रॉपर जो चैनल जो अप्रूव अदारे हैं उनको अगर हम पे करें उसके हमें कुछ रिबेट मिलती है, ये भी हम कैलकुलेशन करेंगे। ही रिसीव 2.4 मिलियन एज इंटेरिस्टेड आउट ऑफ सिविल कोड, ये उनका कोई केस चल रहा था जो उनके पेरेंट्स की तरफ से उनको रिसीव हुआ है। तो ये टैक्सीबल है, ये टैक्सीबल बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये उनकी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, उनका केस है, वो रिसीव आप उनको हो रहा है या कोई भी क्लेम है, तो ये इनकम नहीं है, ये बेसिकली उनके एसेट का पार्ट बनेगा। उसके बाद आता है मिस्टर जेड कंट्रीब्यूट इन अप्रूव पेंशन स्कीम, 1,08,000 रुपया ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने कंट्रीब्यूट किया जो कि एक अप्रूव पेंशन स्कीम है। हमने स्टडी किया हुआ है कि अप्रूव पेंशन स्कीम के केस में अगर कंट्रीब्यूशन है तो उसकी भी कुछ हमें रिबेट मिलती है। फिर आता है ज़कात डिडक्टेड बाय द बैंक, 87,000 की जो ज़कात है वो बैंक ने डिडक्ट कर ली है। टैक्स डिडक्टेड बाय द एम्प्लॉयर 2,50,000, ये उनका विद होल्डिंग हो चुका है। वन बाई वन हम सारी चीज़ें अभी हम ड्रा करने लगे हैं, देखेंगे कि क्या कौन कौन सी चीज़ें ऐड करने के बाद जो टैक्स है वो टैक्स रेट अप्लाई करेंगे और उसकी जो टैक्सीबल इनकम के ऊपर रेट अप्लाई होगा, फिर हम देखेंगे कितना टैक्स उनका बनता है। सबसे पहले क्या आता है, बेसिक सैलरी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि उनकी जो बेसिक सैलरी है, बल्कि इसको हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं, बेसिक सैलरी सबसे क्या पहले क्या आ गया, बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी हम लिखेंगे 1,440,000, ये टैक्सीबल हम देख चुके हैं। उसके बाद क्या आता है, TADA, डेयरनेस अलाउंसेस, ये भी क्या है, टैक्सीबल है, ये भी हम स्टडी कर चुके हैं। जो स्टूडेंट प्रॉपर क्लासेस लेते हैं सैलरी की डेफिनेशन में हम इसको स्टडी कर चुके हैं। उसके बाद क्या आता है, 40% ऑफ बेसिक सैलरी। अब 45% ऑफ जो अब इस केस में हमने क्या स्टडी किया हुआ है कि 45% ऑफ बेसिक सैलरी हम फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे, रेंट जो रिसीव हो रहा है उनको जो भी रेंट का अलाउंस मिल रहा है जिस तरीके से मिल रहा है, तो हम ये देखेंगे 45% ऑफ बेसिक सैलरी उनका एक अकोमोडेशन अलाउंस है। तो जो सैलरी उनकी टोटल कितनी है, बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 45%, तो हमारे पास एक फिगर आ जाएगी 6,48,000। ठीक है, ये उनका अकोमोडेशन अलाउंस आ गया। फिर उनको बोनस रिसीव हुआ है, बोनस भी हम लिख लेते हैं 2,40,000 रुपया, ये भी हमने लिख लिया। फिर उनको कन्वेंस अलाउंस रिसीव हुआ है, ये भी हमने लिख लिया 1,44,000।
उसके बाद LFA रिसीव हुआ है, ये भी टैक्सीबल है, ये भी हम लिख रहे हैं यहाँ पे 2,04,000 रुपया, ठीक है। उसके बाद क्या है, ओवर टाइम लंच अलाउंस इनको रिसीव हुआ है, ये भी हम लिख लेंगे 1,08,000 रुपया। फिर क्या आता है कि जी उनको ओवर टाइम रिसीव हुआ है, ये भी हम लिख लेंगे। ये सारी की सारी क्या है, सैलरी के अगेंस्ट उनको चीज़ें मिल रही हैं, सर्विसेज के अगेंस्ट जो चीज़ें मिल रही हैं वो सारी की सारी क्या है, टैक्सीबल है। सैलरी की डेफिनेशन में हम स्टडी कर चुके हैं। उसके बाद आता है फिर जो लीव इनकैशमेंट है 97,500, ये भी हमने लिख लिया, ठीक है जी। उसके बाद मेडिकल अलाउंस में हमने स्टडी किया था कि अगर 2 केस आते हैं, अगर मेडिकल अलाउंस भी रिसीव हो रहा है प्लस वो रीइंबर्समेंट भी हो रही है, और अगर रीइंबर्समेंट प्रॉपर एनटीएन और जो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर है उनकी तरफ से हो रही है, तो फिर ये एग्जम्प्ट हो जाएगा और सिर्फ मेडिकल अलाउंस क्या हो जाएंगे, टैक्सीबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे मेडिकल अलाउंस जो है वो क्या हो जाएंगे, सिर्फ मेडिकल अलाउंस टैक्सीबल हो जाएगा 1,35,000 रुपया, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, यहाँ तक जितनी भी चीज़ें थी सारी क्या थी, इनकम का पार्ट थी। सब्सिडी के अगेंस्ट उन्होंने जो मनी रिसीव की हुई है, फंड रिसीव किए हुए हैं, वो सारे के सारे क्या है, टैक्सीबल हैं। तो सारे हमने यहाँ पे ड्रा कर लिए हैं। तो टोटल इन सारी इनकम का अगर आप टोटल करेंगे तो आपके पास जो फिगर आएगी वो आ जाएगी 3,229,500, यानी कि 32,29,500, ये इनकी टोटल इनकम है जी। ये सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पे भी ड्रा की हैं ना, ये वाली सारी की सारी क्या है, टैक्सीबल है। और टैक्सीबल के अगेंस्ट हमें जो इनको जब टोटल हम करेंगे यहाँ पे, तो 3.2 मिलियन के करीब इनकी टोटल इनकम बन जाएगी। ये जो सारी इनकम जब आप जमा करेंगे तो फिगर आ जाएगी तकरीबन 3.2 मिलियन। हम यहाँ पे इसको कह सकते हैं कि ये इनकी इनकम है। अब जब ये सारी चीज़ें हमने कैलकुलेट कर ली तो ऑब्वियसली हमारे पास कुछ रूल के मुताबिक, कुछ लॉ के मुताबिक हमारे पास कुछ एग्जम्पशन भी अवेलेबल है। अब उनको एग्जम्पशन को कैसे क्लेम करना है, वन बाई वन उनको भी स्टडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो वो ये कह रहे हैं कि जी ज़कात जो है ना वो उन्होंने बैंक ने डिडक्ट कर ली है। कितनी अमाउंट है, 87,000 की। तो टैक्सीबल इनकम ये हमने स्टडी किया हुआ है कि जो ज़कात पे हुई है वो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। कितनी अमाउंट से है, कितनी अमाउंट की है, 87,000 की। ये जो फिगर है यहाँ पे आ रही है, ये हम क्या कर देंगे, इस इनकम से माइनस कर देंगे। तो बाकी जो हमारे पास इनकम आएगी वो बच जाएगी 3,142,500। अब ये इनकम क्या है, टैक्सीबल इनकम है, जहां पे हम स्लैब रेट अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये वो वाली इनकम है, यानी कि नेट इनकम हमने कैलकुलेट कर लिया जिसके ऊपर अब स्लैब रेट अप्लाई होंगे, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल में चीज़ें सारी क्लियर है। यहाँ पे हमने कोई बड़ी कोई डिस्कशन यानी कि रॉकेट साइंस नहीं चलाई, सिर्फ हमने ये किया है कि सारी की सारी इनकम को जमा किया है और जो रूल के मुताबिक हमें डिडक्शन अवेलेबल है वो माइनस कर दी है। उसके बाद हमारे पास एक इनकम आ गया, टैक्सीबल इनकम। ये सारी चीज़ें इसलिए स्टडी करना ज़रूरी है या हमें पता होना इसलिए ज़रूरी है कि हमें पता हो कि किस इनकम के ऊपर हमने टैक्स रेट अप्लाई करना है। अगर फॉर एग्जांपल हमें इनकम ही क्लियर नहीं है, ये भी पॉसिबल है कि यहाँ पे जितनी चीज़ें हमने लिखी हमें कोई क्लियर ना हो और हम ना ऐड करें, और बाद में जब आप टैक्स क्लेम करें, एक्सपेंस क्लेम करें, और नोटिस एम्प्लॉयर की बात कर रहा हूँ कि जब नोटिस उनको रिसीव हो और वो एक्सप्लेन ना कर सकें तो वो सारे का सारा एक्सपेंस क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। तो इस वजह से हमें कैलकुलेशन के टाइम पे पता होना चाहिए कि रूल के मुताबिक क्या चीज़ सैलरी इनकम में ऐड होगी और क्या चीज़ माइनस होगी, ताकि हमारे पास एक टैक्सीबल इनकम सही तरीके से कैलकुलेट हो सके। अब हम क्या करते हैं, अब हम ओपन कर लेते हैं टैक्स कार्ड। तो ये टैक्स कार्ड हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं और वहाँ पे हम जाके देखते हैं कि टैक्स कार्ड के मुताबिक जो इनका रेट है वो जो टैक्स है वो कितना होना चाहिए, ठीक है। तो बहरहाल ये टैक्स कार्ड में आपके सामने अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप देखें तो ये टैक्स कार्ड है और इस टैक्स कार्ड के मुताबिक ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन चूँकि जो एम्प्लॉयज़ प्रॉपर क्लासेस लेते हैं वहाँ पे हमने उनको सारी सैलरी की शीट्स वगैरह भी शेयर की हुई हैं, तो इस वजह से हम क्विक इन्फॉर्मेशन के लिए इसको ओपन करते हैं ताकि हमारा जो टाइम है वो सेव हो सके। तो यहाँ पे यहाँ पे आके हम क्या लिखेंगे, सिंपल इस कैलकुलेशन के टैब में हम यहाँ पे जो टोटल इनकम है वो सिर्फ यहाँ पे पुट करते हैं। टोटल जो इनकम हमने इसके मुताबिक यहाँ कैलकुलेट की है 31,42,500, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 31,42,500, ठीक है। जैसे ही आप लिखेंगे तो हमारे पास जो टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा वो कहेगा 3,13,500 हमारे पास टैक्स कैलकुलेट हो गया है, ठीक है। इसका दूसरा सोल्यूशन भी है, क्योंकि आपको पॉकेट कैलकुलेटर भी मिला हुआ है। तो आप सिंपल क्या करेंगे, इसी फिगर को
पर मंथ पे भी डिवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज सिंपल आप यहाँ पे आएँ और जो एनुअल की फिगर है यहाँ पे इसको मेंशन कर दें और जो मेडिकल अलाउंस है इसको 0 कर दें, तो आपके पास जो टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा 3,13,500, क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ें वो फार्मूलेटेड है, सारी शीटें लगी हुई हैं, तो टाइम आपका बच जाएगा। तो हम सिंपल ये किया और टैक्स कार्ड के मुताबिक जब आप रेट अप्लाई करेंगे तो उस पर भी ये रेट निकलेगा। तो हम सिर्फ टाइम सेविंग के लिए हमने यहाँ पे वो एक्सेल शीट यूज़ की, तो 3,13,500 हमारा क्या बन गया, इनकम टैक्स है जो 3.1 मिलियन यानी कि इस फिगर के ऊपर 31,42,500 के ऊपर जो टैक्स बनता है जो हमने गवर्नमेंट को देना है या जो एम्प्लॉयर है उसने डिडक्ट करना है। ठीक है, ये आ गया। अब इसके अलावा क्वेश्चन के अंदर कुछ हमें और भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी। वो इंफॉर्मेशन क्या थी हमारे ज़हन में अब आना चाहिए। कुछ डिडक्शन ऐसे हैं जो इनकम से डिडक्शन होगी, कुछ ऐसी डिडक्शन है जिसको हमें रिबेट की सूरत में माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें तो उसने क्या किया हुआ है कि उसने ही पेड डोनेशन ऑफ 81,000 थ्रू बैंकिंग चैनल। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डोनेशन उन्होंने पे की है इसके ऊपर हमें रिबेट अवेलेबल है। वो कैसे होगी कैलकुलेट, तो यहाँ पे हम सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, रिबेट लिखेंगे। ठीक है, रिबेट ऑन डोनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 3 लाख, उसका फार्मूला क्या है कि जितना टैक्स कैलकुलेट हुआ है उसको डिवाइड कर दें टोटल इनकम के ऊपर यानी कि टैक्सीबल इनकम के ऊपर और मल्टीप्लाई कर दें जो आपने फिगर पे की है इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन, वो कितनी फिगर है 81,000। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 81,000 को यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो 3,15,500 टैक्स बना, माइनस इसमें से क्या हो जाएगा 8081, ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद फर्दर क्या किया हुआ है कि उन्होंने पेंशन की फॉर्म में कुछ अप्रूव जो फंड है, पेंशन फंड है, उनके अंदर भी वो पे की हुई है। तो यहाँ पे पेंशन अप्रूव पेंशन फंड में जो उन्होंने अमाउंट पे की है उसकी भी हमें रिबेट मिलती है एज पर लॉ। तो उसका भी यही फार्मूला है, जो टैक्स बनता है डिवाइडेड बाय टैक्सीबल इनकम यानी कि बेसिकली एक परसेंटेज निकल आती है और मल्टीप्लाई हम कर देंगे। हमारे पास कितनी यहाँ पे फिगर थी, यहाँ पे ऊपर आके हम देख लेते हैं। तो हमारे पास जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है वो कितनी अमाउंट का किया है 1,08,000 रुपये का। ठीक है, तो अब 1,08,000 रुपये हम यहाँ पे लिखते हैं 1,08,000 रुपया। तो हमारे पास एक फिगर निकल आएगी जो कि बनती है 10,774 रुपये। ठीक है, ये भी फिगर हमें रिबेट की फॉर्म में मिल जाएगी। अब हमारा जो नेट टैक्स बनता है, जो नेट टैक्स डिडक्टेड बाय द एम्प्लॉयर यानी कि जो हमारी लाइबिलिटी बनती है, नेट लाइबिलिटी कितनी बन जाएगी। अब यहाँ पे आप देखें तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन भी कर लेते हैं कि 3 लाख जो इसको मैं ज़रा इधर कर लूँ। यहाँ पे ऊपर हमने क्या लिखा है 3,13,500 माइनस कर लें आप 8081 माइनस आप कर लें 10774, तो 2,94,645 रुपये का टैक्स है जो कि हमने यानी कि इस एम्प्लॉई ने 2,94,600 तकरीबन 45 रुपये का जो टैक्स है नेट टैक्स ये अपनी रिटर्न में शो करेंगे। अब आता है कि जो एम्प्लॉयर ने कितना डिडक्ट कर लिया यानी कि एडवांस टैक्स इसका कितना डिडक्ट हो चुका है। यानी कि ये कौन सा टैक्स है कि जब इन्होंने सैलरी रिसीव की तो उस टाइम इनका टैक्स डिडक्ट हो चुका था, एम्प्लॉय ने डिडक्ट किया हुआ है, वो कितनी अमाउंट का है 2,50,000 रुपये का। तो 294 उनकी नेट लाइबिलिटी बन गई, उसमें से 250 आप माइनस कर दें तो बाकी जो फिगर आएगी तकरीबन जो बनती है फिगर 44,645 रुपये की जो फिगर है, ये अब क्या करेंगे, ये जो भी भाई साहब हैं ये रिटर्न के साथ चलान बना के पे कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखें कि हमने इस पूरी कैलकुलेशन में, इस क्वेश्चन में सारी चीज़ें पहले स्टेप में हम 3 स्टेप बेसिकली हमने स्टडी किए। पहले स्टेप हमेशा मैं यही चीज़ बताता हूँ कि पहले स्टेप में हमने क्या किया, कैलकुलेशन की है, सारी चीज़ों को कैलकुलेट किया कि हमारा किस अमाउंट के ऊपर टैक्स बनता है यानी कि कैलकुलेशन है। उसके बाद स्टेप 2 क्या आता है, एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सिस्टम के अंदर उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है यानी कि डबल एंट्री की जाती है। तीसरा स्टेप हमने स्टडी किया है कि अगर कैलकुलेशन भी होगी है, रिकॉर्डिंग भी होगी है, तो फिर ई फाइलिंग हम करते हैं, जो कि अभी इस लेक्चर में तो कवर नहीं है क्योंकि वो ऑनलाइन IRS के पे जाके हम करते हैं और जो ई फाइलिंग इसकी होती है। वैसे इसके ऊपर 10 के ऊपर लेक्चर पड़े हुए हैं, वो आप उसको देख भी लीजिएगा, जो स्टूडेंट प्रॉपर क्लासेस लेते हैं उन्होंने बड़ी डिटेल से चीज़ें स्टडी की हैं। बहरहाल ये जो क्वेश्चन है इसको डिस्कस करने का पर्पज़ सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर आप जॉब पे हैं, अगर आप अपने बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, अगर
अगर आप टैक्स का काम कर रहे हैं तो कोई भी काम करने से पहले आपको खुद क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद क्लियर नहीं होंगे, डायरेक्शन क्लियर नहीं होगी, तो टाइम बीइंग तो चीज़ें सही चल रही होंगी, आप कैलकुलेशन भी कर रहे होंगे, टैक्स भी डिडक्ट कर रहे होंगे, टैक्स फाइल भी कर रहे होंगे, लेकिन रूल के मुताबिक, कानून के मुताबिक वो चीज़ें ठीक नहीं होंगी। तो यहाँ पे आप देखें तो हमने कितनी छोटी छोटी चीज़ें देखी हैं कि भाई हमारे पास ये भी रिबेट अवेलेबल है। वो रिबेट कहाँ पे माइनस होनी है, ज़कात कहाँ पे माइनस होनी है, पेंशन फंड कहाँ से माइनस करेंगे, यानी कि उसकी रिबेट कहाँ पे लेंगे। उसके बाद आता है कि जी अगर इसके अलावा कोई रिबेट है तो कैसे हमने माइनस करनी है, जैसे वो अप्रूव जो इन्होंने जो डोनेशन दी है उसको कैसे माइनस करना है। तो अगर हमें ये रूल क्लियर नहीं होगा तो आप देखें तो हमारे पास स्ट्रेट अवे तकरीबन 19,000 रुपये की सेविंग है यहाँ पे, कि उन्होंने 8,000 की एक सेविंग ले ली, 10,000 की एक ली, तकरीबन 19,000 रुपये की उनके पास सेविंग अवेलेबल है। तो उनका टैक्स बनता था 3,13,000 रुपया, सेविंग के बाद वो बन गया 2,94,000। अगर हमें ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो ऑब्वियसली हम ज़्यादा टैक्स पे कर रहे होंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप याद रखें, इनको देखा करें, इनको नोट किया करें। इससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन हो आप मेंशन कीजिए कमेंट्स बॉक्स में, मैं कोशिश करूँगा कि सबका रिप्लाई करूँ। और क्वेश्चन के लिए मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमेशा चैनल के कमेंट्स बॉक्स को फॉलो किया करें। मेरे पास व्हाट्सएप में इतने ज़्यादा मैसेज होते हैं कि उन सबको इंडिविजुअल रिप्लाई करना मेरे लिए मुश्किल होता है, क्योंकि मेरी अपनी थोड़ी रूटीन टफ है, जो चीज़ें चल रही हैं डिफरेंट तरह की। तो इस वजह से यहाँ पे आप करेंगे तो हो सकता है कि आपके क्वेश्चन का जो आप क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं मैं वहाँ पे आंसर करूँ, तो कुछ लोगों को उन कमेंट्स को देख के चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो क्वेश्चन आप लाजमी मेंशन करें ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस ये कंटिन्यू रहे। और इससे रेलिवेंट जो अगली चीज़ें हैं फिर कभी टाइम मिलेगा तो इंशाल्लाह इसी लेक्चर को, इसी जो क्वेश्चन को हम आईआरएस के ऊपर पुट करेंगे कि आईआरएस के ऊपर सही तरीके से इंफॉर्मेशन को पुट करने के बाद हम किस तरीके से जो रिटर्न है अपनी फर्दर फाइल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।